नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। तो आज मेरे भाई हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है ना। राष्ट्रपति शासन की बात कर दे तो इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 356 में। कहाँ है मेरे भैया, तो अनुच्छेद 356 में। अब ये जो राष्ट्रपति शासन है ना, ये क्या है, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में है। तो राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी शक्तियां हैं, जैसे एक हो जाएगा आपका है ना राष्ट्रीय आपातकाल, फिर दूसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल। तो 352, 356 और 360। अगर आप है ना राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, उसकी अवधि क्या होती है, अगर ये सब आप नहीं जानते हैं तो जाइएगा प्ले लिस्ट में, वो वीडियो पड़ चुकी है, आप उसे देख लीजिएगा। आज का टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है। अगर आप राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए हम देख लेते हैं। ठीक मेरे भाई, आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, कैसे लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा, इन सब के बारे में उल्लेख करता है हमारा अनुच्छेद 356। अब अनुच्छेद 356 की स्थिति हम देख लें कि भाई बातें क्या क्या लिखी हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राष्ट्रपति कब कर सकता है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि जब राष्ट्रपति को ये लगे, है ना, कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यानी जो राज्य है वहां पे संविधान के हिसाब से जो शासन व्यवस्था है वो नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे राष्ट्रपति महोदय, ये अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, एक बार वापस देखें तो क्या करना है कि जब कभी राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है उसके हिसाब से राज्य का शासन नहीं चल रहा है, यानी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो उस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखिएगा संवैधानिक तंत्र का विफल होने का मतलब क्या है कि जो बातें संविधान में लिखी हुई है उन बातों के अनुरूप उस राज्य में शासन व्यवस्था नहीं चल रहा हो। ठीक मेरे भाई, तो इसी को क्या बोलते हैं, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, है ना, कि संवैधानिक तंत्र विफल है कि नहीं है, कौन इसकी सूचना देगा, राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा, इन सब बातों को हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि 356 में कौन सी मुख्य 3 बातें हैं, उनको देखते हैं। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 356 की पहली बात क्या है। देखिए क्या लिखा है अनुच्छेद 356 में। पहला क्या है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा, यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है अथवा ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 356 में लिखा है। इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि भाई दूसरी बात क्या है कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण, है ना, कि जो संवैधानिक तंत्र है उसके विफलता के कारण क्या है ना, किन बातों पे आपको लग सकता है, यानी राष्ट्रपति तय करेंगे कि संवैधानिक तंत्र विफल है। ये बात भी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 356 में लिखा है। इतना ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या है कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाएंगे, अनुच्छेद 356। किन आधारों पे लगाएंगे इसका भी उल्लेख कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 356 में है। ये दूसरी बात है। अब क्या होगा भाई कि राज्य सरकार के पतन होने से, यानी जो राज्य सरकार है ना उसका पतन हो जाए, राज्य की सरकार अस्थिर हो जाए, बार बार सत्ताएं बदल जाएं, ठीक, या इसके अन्य कारण भी हैं, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर दें कि अगली बात क्या लिखा हुआ है ना, अगला बात देखिए, तो अगर बात करें कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां होंगी, इस बात का भी उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 356 में है। तो 356 में 3 बातें हैं।
पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 356 के हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, किन आधारों पे लगेगा, इसका भी उल्लेख कहा है अनुच्छेद 356 में। और तीसरी बात यह है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो उस समय जो राष्ट्रपति होंगे उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी, इन तीनों बातों का उल्लेख कहा है अनुच्छेद 356 में। ठीक मेरे भाई, तो एक बार वापस आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 356 का उद्देश्य क्या है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र को बनाए रखना और राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना ही क्या है, अनुच्छेद 356 का उद्देश्य है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भैया, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है और अनुच्छेद 356 में क्या बोल रखा है। अब आइए आगे देखते हैं कि भाई अनुच्छेद 356 का उपयोग राष्ट्रपति तो करेंगे, ठीक बात है, लेकिन उन्हें इस बात की सूचना कैसे मिलेगी कि राज्य में जो है ना संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है। तो इसके लिए क्या है, सावधान देखिएगा, ये सारी बातें 356 में ही लिखी है। क्या लिखा है कि है ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है जिसे राज्य विभाग कहते हैं। ठीक मेरे भाई, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट बोलते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होगा जिसे क्या बोलेंगे, तो राज्य विभाग बोलेंगे। अब ये जो राज्य विभाग है, ये राज्य विभाग क्या करता है मेरे भाई, हर प्रत्येक दिन पर, प्रत्येक 15 दिन पे, यानी कि हर 15 महीने में 2 बार, तो प्रत्येक 15 दिन पे जो राज्यपाल महोदय हैं ये क्या करेंगे कि राज्य विभाग को, यानी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत राज्य विभाग है, उसे राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट देते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। एक बार वापस सुने, क्या है कि जो है ना राज्य विभाग होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, उस विभाग को क्या करता है, वो हमेशा रिपोर्ट लेता है हर 15 दिन पे। किससे लेगा, तो राज्यपाल से। यानी गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग होगा जिसे क्या बोलेंगे, गृह राज्य विभाग। गृह राज्य विभाग का काम क्या होता है, तो हर 15 दिन पे, यानी कि हर महीने में 2 बार राज्यपाल से उस राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में अपडेट लेना कि भाई आपके राज्य में शासन कैसा चल रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हर 15 दिन पे राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं राज्य विभाग को। ठीक मेरे भाई, और यही राज्य विभाग है, ये सूचना भेज देगा कहाँ पर, तो राष्ट्रपति के पास सूचना भेजेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राज्य विभाग सूचना भेजेगा कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल है कि नहीं है, इस बात को जरा ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, सूचना किसके थ्रू मिलेगा, तो राज्यपाल महोदय बताएंगे कि उस राज्य में है ना जो संवैधानिक तंत्र है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक बार वापस ध्यान रखें कि गृह मंत्रालय के अधीन एक राज्य है ना विभाग होता है, और राज्य विभाग को हर 15वें दिन जो राज्यपाल होते हैं वो अपडेट देते हैं अपने राज्य के शासन के बारे में। अब अगर राज्य के शासन के बारे में राज्यपाल का अपडेट दिया जाए और वो वहां पे निगेटिव अपडेट दे दे, जैसे कि राज्य की संवैधानिक इकाई जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक मेरे भाई, तो ऐसा माना जाता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और ये जो राज्य विभाग है ये सूचना आगे फॉरवर्ड करेगा, और सूचना कहाँ पहुंचेगी, तो राष्ट्रपति तक पहुंचेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये सूचना सीधे राष्ट्रपति को नहीं मिलेगी, है ना, ये गृह मंत्रालय को मिलेगा। गृह मंत्रालय से होके कहा जाएगा, मंत्री परिषद तक बात जाएगी, और मंत्री परिषद तय करेगा कि राष्ट्रपति के पास सूचना भेजना है, नहीं भेजना है, अथवा राष्ट्रपति शासन लगाना है, नहीं लगाना है। आइए अब आगे देखते हैं। अब सुनिए जरा, अब क्या है कि राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल रिपोर्ट दे अथवा ना दे, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर भी लगाया जा सकता है, और अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं दे रहा है तब भी लगाया जा सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये पीना नहीं है, क्या है मेरे भाई, बीना है। ये है ना, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये क्या होगा, बिना हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। यानी राज्यपाल के सूचना के बिना, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया है ना, तो क्या होगा, तो इतना ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन लग जाने पर जो राज्य के विषय हैं, यानी राज्य के सभी विषयों पर कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ तक कि जो राज्य है ना, उस राज्य का जो बजट होगा वो भी कौन पास करेगा, तो संसद अथवा केंद्र सरकार पास करेगी। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो एक बार वापस देख लें हम लोग क्या देखे हैं
कि राष्ट्रपति शासन के बारे में देख रहे हैं। अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में ही 3 बातें लिखी हैं, और 3 बातें क्या हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या होगा, राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा, और राष्ट्रपति शासन लग जाने पर राष्ट्रपति के पास शक्तियां क्या होंगी, इन तीनों बातों का उल्लेख कहा है अनुच्छेद 356 में। तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे हो जाएगा मेरे भाई? तो इतना ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जब किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है, अर्थात राज्य में संविधान के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा होता है, तो माना जाता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। आओ भैया अब आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा, ये तो हो गया कि कौन, है ना भाई, सूचना आगे बढ़ाएगा कि शासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो राज्य विभाग बढ़ाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक बात को ध्यान रखेंगे जरा, अब हम कैसे मान लें कि जो राष्ट्रपति शासन है या फिर जो राज्य है उस राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। भाई राज्यपाल तो सूचना दे रहा है, ठीक है, तो राज्यपाल किन बातों को आधार बना के ये सूचना देगा कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है? तो इसे थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्या बात बोल रखा है कि अनुच्छेद, है ना, 365 में बात लिखा है। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करता है, यानी संबंधों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 365 क्या कहता है? 365 कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के किसी निर्देश का पालन नहीं करती है, तो केंद्र सरकार उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 365 इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि अनुच्छेद 365 के तहत अगर केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को कोई भी आदेश देती है, कोई भी बात बोलती है, कोई एक्ट या कोई कानून बनाती है और कोई निर्देश देती है, तो जो राज्य सरकार है वो केंद्र के निर्देशों को मानने से इनकार कर दे, तो केंद्र सरकार, समझ रहे हैं ना, क्या बोलेगा कि संवैधानिक तंत्र विफल होने का हवाला देते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए अगर हम लेटेस्ट बात कर लें, अभी हाल ही में, है ना, आपने देखा होगा कि वक्फ बिल को लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है ना भाई। वक्फ बिल को लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, तो इसमें 2-3 राज्य उभर के आए। एक तो आया आपका पश्चिम बंगाल, है ना, एक बंगाल आ गया, और एक स्टालिन की सरकार आ गई तमिलनाडु वाली। इन्होंने कह दिया कि हम अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। तो याद रखिए, इन्होंने कह दिया हम वक्फ बिल को बंगाल में या फिर तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे, यानी वहां पे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इतना ध्यान रखेंगे, 365 में यही बात बोल रखा है कि अगर कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो केंद्र सरकार, है ना, संवैधानिक तंत्र के विफलता का हवाला देते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिएगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 365 में है, इसके बावजूद भी जो सरकारें हैं वो अपनी वाली जोत रहे हैं, इतना ध्यान रखेंगे। जबकि उनके पास ये अधिकार नहीं है कि केंद्र के द्वारा पास, यानी संसद के द्वारा पास किसी भी कानून को वो अपने राज्य में लागू करने से मना कर दें, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए, तो बंगाल में अभी जो मुर्शिदाबाद हिंसा हुआ था, वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, दुनिया भर का नौटंकी तामझाम हुआ है। तो चाहे तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार यानी मोदी जी चाहे तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, समझ रहे ना। और किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो 365 का हवाला देते हुए अनुच्छेद 356 लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 356 लगाएंगे, आधार क्या बनाएंगे? तो 365, समझ रहे हैं ना, इतना ध्यान रखिएगा। तो आइए आगे देखते हैं मेरे भाई। चलिए, तो 365 में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उनको जरा देख लेते हैं कि 365 में क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं भाई 365 में क्या लिखा है। तो पहली बात क्या है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना राज्य की जिम्मेदारी है। इतना ध्यान रखेंगे कि अगर केंद्र सरकार कोई भी निर्देश दे रहा है तो उसको पालन करना राज्य की जिम्मेदारी है, अनुच्छेद 365 में लिखा हुआ है, ठीक। दूसरा क्या लिखा है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो केंद्र सरकार
राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये खुली छूट देता है केंद्र सरकार को किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की, है ना। 365 को ध्यान रखेंगे और राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 के अनुसार लगेगा, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो बंगाल में चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं मोदी जी, क्योंकि बंगाल की जो सरकार है, जो ममता बनर्जी की सरकार है, वो मोदी जी के कानून यानी मोदी जी के द्वारा लाए गए किसी भी कानून को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। तो अनुच्छेद 356 समझाना पड़ेगा मोदी जी को, समझ रहे हैं ना, और उनके थ्रू वो लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, इतना ध्यान रखेंगे। ज्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, सीधे बोल दीजिए अनुच्छेद 365 का उल्लंघन हो रहा है, अतः 356 लगा के आपकी सरकार को खत्म कर दिया जा रहा है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आइए क्या लिखा है 365 में कि राष्ट्रपति शासन किन आधारों पे लगेगा। उसमें एक आधार दे रखा है कि जब कोई राज्य सरकार, है ना, केंद्र सरकार के निर्देशों को नहीं मानती है, उनका पालन नहीं करती है, तो केंद्र सरकार संवैधानिक तंत्र विफलता का, है ना, बात कह के वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक, अब आ जाओ जरा। अब क्या लिखा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाने पर राज्य की शासन व्यवस्था केंद्र के अधीन आ जाती है। ये भी बात कहाँ पे लिखा था, अनुच्छेद 365 में, कि अगर किसी राज्य में, है ना, राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो किसके अधीन आ जाएगा, तो केंद्र के अधीन आ जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार वापस देख लीजिए, अनुच्छेद 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा, तो राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे लगाएगा, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। कौन बताएगा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होगा जिसे राज्य विभाग बोलते हैं। राज्य विभाग को सूचना कहाँ से मिलेगी, तो राज्यपाल देगा। कितने दिनों में देगा, तो हर 15 दिन में देगा, है ना। हर 15 दिन में राज्यपाल रिपोर्ट करेगा राज्य विभाग को और राज्य विभाग रिपोर्ट करेगा गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय से सूचना आगे बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी मेरे भाई, कैबिनेट मंत्रियों के पास, और फिर वहां से वो लोग सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति के थ्रू राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ठीक मेरे भाई, अब ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 356 क्या कहता है, ये तो हो गया। अब अनुच्छेद 365 में ये बात लिखा है कि अगर कोई सरकार, कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती है तो ऐसा माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये बात कहाँ पे लिखा है, तो अनुच्छेद 300, है ना, 65 में लिखा है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखो दूसरी बात यह है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या होगा, तो राज्य का जो भी मैटर है, जो भी शासन व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो सारी बातें केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी। ठीक मेरे भाई, और जितने भी कानून होंगे, है ना, जितने भी राज्य से संबंधित मैटर होंगे, विषय होंगे, उन सब विषयों पे कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए, अब देखिए अनुच्छेद हम बात कर ले 355 में क्या लिखा है भाई, है ना। 356 हो गया, उसका आधार हमने देख लिया था 365, और अब बात करें आगे की 355 में क्या लिखा है, तो क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा कि अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि केंद्र सरकार की राज्यों के प्रति जिम्मेदारी क्या होगी, उनकी शासन व्यवस्था को लेके, उनकी रक्षा को लेके, इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 355 में। आइए देखिए 355 में क्या लिखा है, सुन लीजिए। तो अब क्या लिखा क्या है कि बाहरी आक्रमण होने से, है ना, कि बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी राज्य पर आक्रमण हो रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी कि वो उस राज्य को बचाए। ठीक मेरे भाई, इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 355 में है। उसके बाद क्या लिखा है कि आंतरिक अशांति से बचाना, यानी अगर किसी राज्य में, है ना, आंतरिक अशांति फैल गई है तो उस आंतरिक अशांति को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, उस राज्य में जाके वहां शांति स्थापित करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो आप देखते हैं सीआरपीएफ की बटालियन उधर जाती है जो कि केंद्रीय बटालियन है ना। जब पुलिस से नहीं संभलता है तो क्या होती है, सेना उतारना पड़ता है। तो सीआरपीएफ हो गया, सेना हो गई, है ना, ये लोग किसके थ्रू जाएंगे, तो केंद्र सरकार के थ्रू जाएंगे। और केंद्र सरकार अपने किन अधिकारों का प्रयोग कर रही है, तो अनुच्छेद 355 में दिए गए अधिकारों या फिर कर्तव्यों का निर्वहन करती है, इतना ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए तो 355 में तीसरी बात क्या लिखा है कि संविधान के अनुसार शासन। अब देखिए अगर कोई राज्य है ना, तो वहां पे केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुसार चले, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 355 में यही बात लिखा है कि संविधान के अनुसार शासन को सुनिश्चित करना ये केंद्र की जिम्मेदारी होती है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, तो आपने क्या देखा, अनुच्छेद 55 355 क्या लिखा है कि राज्य के, है ना, प्रति जो केंद्र का कर्तव्य है उसके बारे में लिखा है कि केंद्र का ये कर्तव्य होगा कि राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाए। दूसरा है कि केंद्र का ये कर्तव्य होगा कि राज्य के आंतरिक असंतोष को, आंतरिक विद्रोह को खत्म करे, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा कर्तव्य क्या है कि केंद्र का ये, है ना, कर्तव्य होगा कि उस राज्य के जो भी शासन व्यवस्था उसको संविधान के अनुरूप चलाने में उसकी मदद करे, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइए हम बात कर ले भाई, क्या हो गया आपका 356 हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन। आगे देखते हैं भाई, राष्ट्रपति शासन मान लीजिए अगर लग गया, लगने के केस में हमने क्या देखा है, एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा। हमने ये देखा है कि 356 में, अनुच्छेद 356 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, इन सब बातों का उल्लेख है 356 में। क्या है कि अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, यानी मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही लगेगा। ऐसे ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं होता, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, दूसरा क्या है मेरे भाई कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि शासन व्यवस्था भंग हो चुकी है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होगा जिसको, है ना, गृह राज्य विभाग कहा जाता है। हर 15 दिन पर हर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो अपडेट देते रहते हैं, तो इसके थ्रू सूचना पहुंचेगी कहाँ तक, राष्ट्रपति के पास। अगर मान लीजिए राज्यपाल कहें अथवा ना कहें तब भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव ये होगा कि राज्य की सभी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के पास चली जाएगी, राज्य के सभी विषयों पे कानून केंद्र सरकार बनाएगी और बजट भी कौन पास करेगा, तो केंद्र सरकार अथवा संसद पास करेगी, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ, उसके बाद हमने क्या देखा है कि अनुच्छेद 365, है ना, 365 में ये लिखा है कि अगर कोई राज्य सरकार है उसको, है ना, केंद्र सरकार कोई निर्देश देती है तो अगर वो मानने से इनकार कर दे तो केंद्र सरकार ये आरोप लगा सकती है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और इस आधार पे क्या लगा सकती है, तो राष्ट्रपति शासन। हमने इसको देख लिया। फिर हमने 355 देखा, 355 में केंद्र सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख है राज्य के प्रति। तो क्या लिखा है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। दूसरा क्या है, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि राज्यों के अंदर, यानी राज्यों के भीतर शांति को स्थापित करना, अगर अशांति फैली है तो उससे निपटना, ये भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। तीसरा हमने क्या देखा है ना, कि जो केंद्र सरकार है, ठीक मेरे भाई, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, तो ये सुनिश्चित करेगी कि उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य का शासन है वो संविधान के अनुसार चल रहा है, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो अभी लोग चिल्ला रहे थे ना, सब लोग को यही डिमांड था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। जैसे वहाँ पे हिंदू लोगों को, है ना, ये मुसलमान लोग मार उड़ के भगा दिए हैं, काट दिए हैं, घर को फूंक दिए हैं, पूरा दंगा मचा दिए हैं ये कभी लोग। तो इस आधार पे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, किंतु मोदी जी नहीं लगाए हैं। अब उनकी मंशा क्या थी वो जाने, है ना, इतना ध्यान रखिए। राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आधार है वहाँ पे प्रबल था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए अब बात कर लें कि राष्ट्रपति शासन अगर लग गया तो इसकी अवधि क्या होगी। तो अवधि देखिए तो राष्ट्रपति शासन की अवधि, है ना, अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी होगी मेरे भाई, तो 6 महीने होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उसकी अवधि 6 महीने तक होगी। अगर आपको लगता है कि 6 महीने से ज्यादा हमको राष्ट्रपति शासन चलाना है तो आपको संसद से है ना, मंजूरी लेना पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी संसद से मंजूरी ले सकते हैं आप, तो फिर 6 महीने के लिए रिचार्ज हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है, तो 6 महीने। अगर आपको लगता है कि और एक्सटेंड करना चाहिए तो हर 6 महीने पे आप संसद से क्या ले सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो ये अवधि 6 महीना याद रखिएगा, और 6 महीना, है ना, अधिकतम है, एक बार में है,
ऐसा नहीं है। आप एक बार में अधिकतम 6 महीने तक लगा सकते हैं और बार बार आप परमिशन ले लीजिए तो आपका हर 6 6 महीने रिचार्ज होता चला जाएगा। ठीक, अब सुनो भैया, क्या होगा कि संसद की है ना मंजूरी के बाद जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अवधि 6 महीने बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसको हम अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं, तो इसको अधिकतम हम 3 सालों तक यानी 5 बार तक ही बढ़ा सकते हैं। आप 6 6 महीना करके आप 5 बार ही परमिशन ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो अधिकतम कितना होगा, 3 साल, और वैसे कितना होता है तो 6 महीने होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया है, और राष्ट्रपति शासन लग गया है, संसद से अनुमति नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति शासन बिना संसद की अनुमति के कितने दिनों तक चलेगा, तो महोदय याद रखिएगा 2 महीने तक ही चलेगा। यानी राष्ट्रपति शासन लग गया है और 2 महीने के भीतर जो भी सरकार है जिसने भी राष्ट्रपति शासन लगाया है राष्ट्रपति के थ्रू, उसको संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। अगर 2 महीने के भीतर अनुमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीनों तक चलेगा, और यदि 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन है ना राष्ट्रपति शासन को मंजूरी नहीं मिलता है तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए अब भैया आगे देख लेते हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे ना आप लोग, क्या है, अवधि 6 महीने होती है और 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर क्या लेना पड़ेगा, संसद से अनुमति। संसद से अनुमति मिल जाएगा तो 6 महीने चलेगा, और आपको लगता है कि 6 महीने से ज्यादा चलाना है तो आपको हर 6 महीने पे अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर संसद से अनुमति नहीं मिलता है तो आपका 2 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो अधिकतम हम 3 सालों तक ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ, राष्ट्रपति शासन तो हो गया है ना। अब राष्ट्रपति शासन की दो स्थितियां ऐसी हैं कि राष्ट्रपति शासन को 3 सालों तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो जो राष्ट्रपति शासन है वो कितना लगेगा मेरे भाई, तो 3 सालों तक बढ़ाया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है कि चुनाव आयोग यह लिख कर दे दे कि संबंधित राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो भी क्या होगा, इस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को है ना 3 सालों तक लगाया जा सकता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन को 2 कंडीशन में ही 3 सालों तक के लिए किया जा सकता है। पहला ये होगा कि नेशनल इमरजेंसी 352 लगा हुआ हो, जैसे मान लीजिए अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है ना जी, अभी तो सीज फायर का वो हो गया है, लेकिन फिर भी छुटफुट घटनाएं आ रही हैं सुनने में। तो अगर मान लीजिए माहौल बिगड़ता है, युद्ध और आगे बढ़ता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, आपातकाल लगाई जाएगी, और जब आपातकाल लगाई जाएगी तो 352 लग जाएगा। और मान लीजिए 352 लग गया है और कोई राज्य सरकार है जो भारत सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, तो वहां पे भारत सरकार राष्ट्रीय आपातकाल ये राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो राष्ट्रीय है ना आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक हम ले जा सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई, अब बात कर ले हम कि राष्ट्रपति शासन लगा था तो सबसे लंबे समय तक कहाँ पे लगा था, तो पंजाब में लगा था, इतना भी ध्यान रखेंगे कि सबसे लंबे समय तक पंजाब में लगा था। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा था, तो उत्तर प्रदेश में लगा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ भाई, तब राष्ट्रपति शासन लग गया, 356 के अनुसार लग गया है, तो क्या हम इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्या वहां की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो इस मैटर में आप देखिएगा, देखिए जब कभी राष्ट्रपति शासन लग जाए तो लगाता कौन है, राष्ट्रपति। भले वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां नहीं है, इसके बावजूद भी है ना राष्ट्रपति ही लगाते हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये कहता है कि न्यायपालिका किसी भी विधि अथवा कानून का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो इसके अंतर्गत ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम, राष्ट्रपति महोदय अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो जो राष्ट्रपति शासन है ये भी कौन लगा रहा है,
तो है ना, राष्ट्रपति ही लगा रहे हैं। अब जब राष्ट्रपति लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इसे भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। कोर्ट इसको देख सकता है कि है ना, राष्ट्रपति शासन को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अब आओ भैया, अब ये तो हो गई राज्यों के बारे में बात। अगर हम बात करें कि दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा, तो अनुच्छेद 356 नहीं होगा, कितना होगा, अनुच्छेद 239 ए बी के तहत लगेगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 239 239 ए बी के तहत लगेगा, जबकि 356 के तहत नहीं लगेगा। और ये कब किया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, आज जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। अगर हम बात कर दें कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, तो अनुच्छेद 356 का सीधा संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आया होगा। अब आइए, एक छोटा सा टॉपिक है ना, वित्तीय आपातकाल, इसको देख लेते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अच्छा, अब है आपका वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या कहता है, इतना ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 360 के तहत क्या होगा कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 360। अब देखिए, तो अनुच्छेद 360 आपने सुना होगा, 2016 में नोटबंदी हुई थी। तो नोटबंदी में क्या हुआ था, पूरे भारत में है ना करेंसी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसे वित्तीय आपातकाल में डाला जा सकता था। समझ रहे मेरे भाई, साथ ही सरकार तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लगा सकती थी, लेकिन ठीक है, उन्होंने नहीं लगाया तो उनकी कुछ मंशा रही होगी, है ना। उनको यकीन था कि 50 दिनों में जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएंगे, शायद इसीलिए सरकार ने नहीं लगाया था। ठीक, अब आ जाओ भैया, अगर हम बात कर दें कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में क्या लिखा है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है ना, कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक, यदि उसे लगता है कि देश में वित्तीय अस्थिरता है, समझ रहे ना, जो अर्थव्यवस्था है वो खतरे में है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, राष्ट्रपति के थ्रू क्या लगा देगी, वित्तीय आपातकाल लगा देगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 360 में है, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, यानी राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। कब करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि देश में है ना वित्तीय अस्थिरता है, यानी वित्तीय स्थिरता खतरे में है, देश की साख खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, 360 का उपयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल लगा देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब जो वित्तीय आपातकाल है, तो क्यों लगता है कि वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए लगाया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। जो वित्तीय स्थिरता है, यानी देश की जो साख है उसकी रक्षा के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, 360, है ना। देखो भाई, 360 में क्या लिखा है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की शक्ति प्रदान करता है। अगर मान लीजिए 360 लग गया, वित्तीय आपातकाल लग गया, तो जो कदम देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होगी, देश की साख के लिए अच्छी होगी, वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छी होगी, वो सारे कदम कौन उठा सकता है, केंद्र सरकार। और ये बात भी कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद 360 में लिखा है, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, ये तो हो गया। अब ये हो गया तो क्या होगा कि वित्तीय आपातकाल लग जाने पर राज्यों को जो केंद्र सरकार है ना, वो निर्देश जारी कर सकती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखा है कि केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय प्रबंधन के है ना संबंध में निर्देश दे सकती है। ये बात कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद 360 में लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि साख खतरे में है। जब साख खतरे में है तो राज्य अनर्गल खर्चा नहीं कर सकते। ऐसा गाइडलाइन कौन जारी कर सकता है, तो केंद्र सरकार कर सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 360 का उद्देश्य क्या है, देश के वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि देश में वित्तीय संकट से निपटने के लिए तैयार है, यानी अपना देश क्या है, वित्तीय संकट से निपटने के लिए तैयार है। और मेरे भैया, अब आगे हम बात कर दें कि वित्तीय आपातकाल है ना 360 लग जाने पर क्या होगा।
क्या कर सकती है सरकार, तो इतना ध्यान रखेंगे कि वित्तीय आपातकाल लग जाने पर देश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन को कम किया जा सकता है। यानी देश के जितने भी अधिकारी है ना, उनके वेतन में कटौती कर सकती है सरकार। इसको ध्यान रखेंगे 360 के तहत। उसके बाद क्या है कि देखिए हमारा देश कैसा है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, एक शब्द लिखा है समाजवादी, यानी आपकी जो देश है, आपका जो देश है, यहाँ कैसी व्यवस्था है, तो समाजवादी है। समाजवादी का मतलब ये होता है कि संपूर्ण संसाधनों में सरकार का अधिकार होना। ये क्या होता है मेरे भाई, समाजवादी व्यवस्था है। तो अब समाजवादी व्यवस्था है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत सरकार को ये लगता है कि किसी की जमीन ले लेनी चाहिए, तो वो ले लेगी बिना एक पैसा दिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर सरकार को लगता है कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए मुकेश अंबानी की आधी प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए, तो सरकार ले लेगी। मुकेश अंबानी उसको रोक नहीं सकते, टाटा साहब रोक नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या है कि वेतन में कटौती कर सकती है। अरे अधिकारियों कर्मचारियों तो छोड़ ही दो, जो जज होते हैं ना, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन लोग के वेतन में भी क्या किया जा सकता है, तो कटौती किया जा सकता है। कब, जब अनुच्छेद 360 लग जाएगा तब। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब सुनो भैया, अब जब वित्तीय आपातकाल लग जाएगा तो जो राज्यों के बजट होगा ना, वो भी कौन पास करेगा, तो केंद्र सरकार पास करेगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। तो वित्तीय आपातकाल लग जाने पर राज्यों का बजट भी कौन पास करते हैं, तो केंद्र सरकार करता है। इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरे भाई, अगर आप समझ लिए हैं, है ना, कि 356 और 360 क्या है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक मेरे भैया। तो आइए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।